नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th की फिजिक्स में आज जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में पावर फैक्टर क्या है और किस तरह से एक आरएल सर्किट या आरसी सर्किट में जो सर्किट पैरामीटर और फ्रीक्वेंसी है उसके साथ पावर फैक्टर के रिलेशंस हैं। इस वीडियो लेसन के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी के रूप में उपलब्ध है, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाईज में वोल्टेज और करंट साइनोसॉइडल तरीके से समय के साथ अपने इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड्स को लगातार बदलते रहते हैं। किसी भी सर्किट में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट इंस्टेंटेनियस पावर होती है। अगर एक आरएल सर्किट में हम करंट को रेफरेंस साइनोसॉइडल वेव जिसका पीक मैग्नीट्यूड IM और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है IM साइन ओमेगा टी ले लेते हैं, तो ऐसे आरएल सर्किट में वोल्टेज करंट से फाई फेज एंगल लीड करती हुई साइनोसॉइडल अपना टाइम वेरिएशन पीक मैग्नीट्यूड VM के साथ इस तरह का रखेंगी। हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जगह वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इंस्टेंटेनियस करंट की जगह IM साइन ओमेगा टी करंट का एक्सप्रेशन लिख के जब मल्टीप्लीकेशन करके इंस्टेंटेनियस पावर निकाली है, तो ये VM IM में मैंने 2 का डिवीजन करके ऊपर 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो रूप आया है 2 साइन C साइन D का फार्मूला लगाऊं तो वो cos C माइनस D माइनस cos C प्लस D अगर इस्तेमाल करूं तो मैं पाता हूं कि यहाँ दोनों एंगल के डिफरेंस का कोसाइन और दोनों के समेशन के कोसाइन का ये सब्ट्रैक्शन रूप आ गया है इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इंस्टेंटेनियस पावर में एक ग्रीन हाईलाइट में VM IM बाई 2 cos फाई जो टर्म आई है वो टाइम इनवेरिएंट समय के साथ कांस्टेंट रहने वाली पावर टर्म है, जिसे हम एवरेज या रियल पावर कहेंगे। वहीं शान हाईलाइट में इस VM IM बाई 2 मैग्नीट्यूड के साथ एक डबल फ्रीक्वेंसी की कोसाइन वेव एक फ्लक्चुएटिंग पावर भी है जिसकी फुल साइकिल एवरेज वैल्यू 0 होगी और ये एनर्जी के स्टोर और रिलीज को रिप्रेजेंट करेगी। इंस्टेंटेनियस पावर में एक टाइम इनवेरिएंट कांस्टेंट टर्म है जो समय के साथ बदलती नहीं है, नियत रहती है, और एक डबल फ्रीक्वेंसी से बदलने वाला कोसाइन फंक्शन है। हमें एवरेज पावर निकालनी है तो हमने पावर को समय के साथ इंटीग्रेट किया और इंस्टेंटेनियस पावर को हमने एक पूरी साइकिल के लिए इंटीग्रेट किया है और उसी साइकिल पीरियड का डिवीजन करके हमने एवरेज पावर निकाल ली है। हमने इंस्टेंटेनियस पावर की जगह पावर का एक्सप्रेशन लिखा, VI कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है। यहाँ जो 2 टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है cos फाई और दूसरी एक डबल फ्रीक्वेंसी से बदलने वाला कोसाइन फंक्शन है। दोनों का हमें पूरी साइकिल पीरियड के लिए इंटीग्रेशन करना है। cos फाई भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया है, लिमिट स्टार्ट 0 और पूरी साइकिल का पीरियड t है। यहाँ cos 2 ओमेगा t माइनस फाई का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा हो गया है। और जब मैं लिमिट्स लूंगा, इनिशियल लिमिट को नीचे और फाइनल लिमिट को पीछे ऊपर लिख दूंगा। इंटीग्रेशंस के बाद जब हम लिमिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो इस टाइम पैरामीटर की जगह फाइनल लिमिट और इनिशियल लिमिट लिख देंगे। और यहाँ जब इस डबल फ्रीक्वेंसी के कोसाइन के इंटीग्रेशन से आए हुए साइन फंक्शन में t की जगह जब हम कैपिटल T लिखेंगे तो ये 4 पाई रेडियन हो जाएगा जो 0 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो ये साइन माइनस फाई माइनस साइन फाई हो जाएगा। और जब t की जगह हम 0 रखेंगे तो ये साइन माइनस फाई, साइन जब मैं चेंज करूंगा तो प्लस साइन फाई हो जाएगा और ये इक्वल और ऑपोजिट क्वांटिटी समेशन के बाद 0 हो जाएगी। तो आप पाएंगे कि यहाँ 2 फंक्शंस हैं। एक जो टाइम इनवेरिएंट कांस्टेंट फंक्शन था वो एज इट इज बाहर आ गया है और ये t और t जब कटी है तो यही एवरेज वैल्यू हो गई है। वहीं ये जो डबल फ्रीक्वेंसी से साइनोसॉइडली फ्लक्चुएट होने वाला पैरामीटर था, इसका फुल साइकिल इंटीग्रेशन 0 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक आरएल सर्किट में एवरेज पावर RMS वोल्टेज RMS करंट के साथ एक मल्टीप्लायर है। इस मल्टीप्लायर को हम पावर फैक्टर कहते हैं जो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस एंगल का कोसाइन है। एक आरएल सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर में एक कांस्टेंट टर्म और एक डबल फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के इस मैथमेटिकल एनालिसिस को ग्राफिकल तरीके से भी समझा जा सकता है। यहाँ ऑरेंज कलर में साइनोसॉइडल करंट जो आरएल सर्किट में फ्लो हो रही है वो शो की हुई है और करंट से फाई फेज एंगल लीड करती हुई वोल्टेज यहाँ काली वेव में इंडिकेटेड है और वोल्टेज का पीक और करंट का पीक मैग्नीट्यूड VM इजिकल टू IM Z रिलेशन रखता है। वोल्टेज और करंट के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो करंट जब 0 है या वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जब 0 है, करंट या वोल्टेज में से कोई भी एक 0 है, तो
ये ब्राउन कलर की पावर का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 है। करंट और वोल्टेज में 5 फेज डिफरेंस है, वोल्टेज लीड कर रहा है, उसकी ये पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाली 0 इंस्टेंट पहले आ गई है, करंट की ये इंस्टेंट बाद में आ रही है। तो आप देखेंगे कि इस इंस्टेंट से पहले वोल्टेज और करंट दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पॉजिटिव रख रहे हैं, तो पावर पॉजिटिव है। और फेज डिफरेंस के बराबर एंगुलर स्पान में करंट पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव हो गई है, तो आप देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव हो गई है। जब दोनों वोल्टेज उल्टी पोलैरिटी की और करंट उल्टी डायरेक्शन में है तो हमारा सर्किट में पावर फिर पॉजिटिव हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जो पावर में नेगेटिव सेक्शन आता है वो डिपेंड करता है करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस एंगल कितना है। अगर सर्किट में इंडक्टेंस नहीं होता, प्योर रेजिस्टेंस होता, तो ये करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते तो नेगेटिव पावर का सेक्शन नहीं आता। और अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता, प्योर इंडक्टेंस होता, तो करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर सेक्शन को इक्वल बना देता। लेकिन यहाँ क्योंकि फेज डिफरेंस एंगल 0 और 90 के बीच में किसी पोजीशन पे है, तो ये जो पॉजिटिव पावर का सेक्शन है वो बड़ा है और नेगेटिव पावर का सेक्शन छोटा है। इस सेक्शन को भी समझा जा सकता है। यहाँ पहले क्वार्टर साइकिल में जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है ½ Li², उसमें जो चेंज है वो पॉजिटिव है, यानी सोर्स से इंडक्टर को एनर्जी सप्लाई की जा रही है। और रेजिस्टेंस I²R के हिसाब से कम करंट है तो कम पावर के साथ एनर्जी लेगा और ज्यादा करंट है तो ज्यादा पावर के साथ एनर्जी लेगा, लगातार एनर्जी ले रहा है। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों के द्वारा पावर ली जा रही है और ये मेरा पावर का वेरिएशन है जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के हिसाब से किसी एक इंस्टेंट पे पीक पाके डिक्रीज हो रहा है। और इस इंस्टेंट पे आप देखिए कि करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया है, तो इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी में जो चेंज है वो नेगेटिव हो गया है, अर्थात इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग गया है। लेकिन ध्यान रहे, इंडक्टर की जो रिलीज्ड एनर्जी है उससे ज्यादा रेजिस्टेंस में I²R पावर की डिमांड है। तो इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी रेजिस्टेंस ले लेगा और जो डिफरेंस रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी सोर्स से आ रही है, तो अभी भी पावर पॉजिटिव है, यानी पावर सोर्स से सर्किट की तरफ एनर्जी को फ्लो कर रही है। इस नीली डॉट वाली पोजीशन पर आप देखेंगे कि इंडक्टर के द्वारा रिलीज्ड एनर्जी चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी से बनती है और रेजिस्टेंस की जो कम करंट होने पे जो पावर की डिमांड है वो दोनों बराबर हो गई हैं। और ऐसी स्थिति में रेजिस्टेंस की सारी पावर इंडक्टेंस से आ गई है तो सोर्स को सप्लाइड पावर 0 हो गई है। लेकिन इस नीली डॉट के तुरंत बाद आप देखिए करंट में चेंज तेज हो गया है, तो इंडक्टर की चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ये रिलीज्ड पावर ज्यादा हो जाएगी। करंट कम होने से रेजिस्टेंस की डिमांड कम हो जाएगी, तो अब इंडक्टर जो पावर के साथ एनर्जी को रिलीज कर रहा है वो ज्यादा है और रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कम है, तो जो डिफरेंस पावर है रेजिस्टेंस को जाने के बाद जो इंडक्टर सरप्लस पावर रिलीज कर रहा है वो वापस सोर्स को चली जाएगी। तो एक इंटरेस्टिंग बात हम समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग करंट के समय इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की है वही वो रिलीज करता है, लेकिन रिलीज करते समय लगातार उसकी एनर्जी रेजिस्टेंस लेता रहता है, तो जो नेट सोर्स को वापस रिटर्न होती है रिलीज्ड एनर्जी, ये नेगेटिव पावर सेक्शन वो छोटा आएगा और पॉजिटिव सेक्शन बड़ा आएगा। अगर हम इस पावर के एक्सप्रेशन को ग्राफिकली समझें तो ये जो मिड पोजीशन है ब्लैक लाइन से हमने शो की है, ये एवरेज पावर है VI cos phi, जहां V और I RMS वोल्टेज और करंट है और phi करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है और cos phi को हम पावर फैक्टर कह रहे हैं। और अगर हम जीरो लेवल को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो आप पाते हैं कि ये जो सेक्शन है ऊपर और ये नीचे इक्वल है और इसका एवरेज जो डबल फ्रीक्वेंसी से वेरिएशन है इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये जो पहला पार्ट है वही हमारी सर्किट की एवरेज पावर हो जाएगी। किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में RMS वोल्टेज RMS करंट के प्रोडक्ट के साथ पावर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन एवरेज पावर बनाता है, और ये जो पावर फैक्टर है वो करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है उसका कोसाइन है। हमें मालूम है कि RMS वोल्टेज सर्किट के इंपीडेंस के साथ और करंट के साथ V = IZ रिलेशन रखती है, और इंपीडेंस ट्राइंगल में R और Z के बीच में एंगल फाई का कोसाइन R/Z है। अगर यहाँ Z से Z में कैंसिल कर दूं तो एवरेज पावर की कैलकुलेशन के लिए एक बहुत सुंदर स्मूथ फार्मूला हमारे पास I²R के रूप में आ गया है, जहां I सर्किट की RMS करंट है और R सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। हम कह सकते हैं कि ये जो I²R या VI cos phi जो एवरेज पावर है वो रियल या एक्टिव पावर है और ये सर्किट में यूजफुल वर्क परफॉर्म करती है। इसे हम वॉट या ज्यादा अमाउंट में हो तो किलोवाट में मेजर कर सकते हैं। और किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर जो पार्ट होते हैं वो सिर्फ एनर्जी को स्टोर और रिलीज करते हैं, वो पावर को कंज्यूम नहीं करते, तो हम कह सकते हैं कि केवल R पार्ट में सर्किट की यूजफुल वर्क को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जो पावर
कंजम्पशन है वो सिर्फ आर में एवरेज या रियल पावर बनाएगी। करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में फेज डिफरेंस एंगल का कोसाइन, ये जो cos फाई फैक्टर है जो एवरेज पावर को आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट से इस तरह से रिलेट करता है, उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। ये जो पावर फैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड सर्किट पे अप्लाइड वोल्टेज, करंट या पावर के मैग्नीट्यूड्स पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को डबल कर दूंगा तो करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल होते हैं, V = IZ, करंट भी डबल हो जाएगा और डबल वोल्टेज और डबल करंट के साथ सर्किट में एवरेज पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। और आप रेशो देखिए 4/2 × 2 वही का वही रहेगा। तो जो पावर फैक्टर है वो सर्किट की वोल्टेज, करंट या एवरेज पावर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पावर फैक्टर का मैग्नीट्यूड करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में ये जो फेज डिफरेंस बनता है उस पर निर्भर करता है। और हम लोग जानेंगे कि इंपीडेंस ट्रायंगल में जो आर और जेड के बीच में इंपीडेंस एंगल बनता है वही करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में फेज डिफरेंस एंगल है। और एक इंपीडेंस ट्रायंगल में आर और जेड के बीच का एंगल सर्किट में आर, एल, सी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। एक इंपीडेंस ट्रायंगल में बेस पे रेजिस्टेंस और हाइपोटेनस पे इंपीडेंस प्रतिबाधा होती है और आर और जेड के बीच में जो इंपीडेंस ट्रायंगल का इंपीडेंस एंगल है वही करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में फेज डिफरेंस एंगल है। और इसका कोसाइन पावर फैक्टर बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात हो गया है। और एक सर्किट में अगर तीनों आर, एल और सी कंपोनेंट है तो इंपीडेंस प्रतिबाधा निकालने के लिए हमें सबसे पहले नेट रिएक्टेंस, शुद्ध प्रतिघात निकालना चाहिए, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का डिफरेंस होगा। और इस डिफरेंस को हम नेट रिएक्टेंस कहते हैं। नेट रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के साथ राइट एंगल पोजीशन पे पाइथागोरस कैलकुलेशन करके इंपीडेंस बनाएगा और आर और जेड का अनुपात पावर फैक्टर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्किट का पावर फैक्टर सर्किट में जो कंपोनेंट है आर, एल, सी और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है हमारी उस पर डिपेंड करेगा। मैं सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस फेजर के बीच में जो एंगुलर पोजीशन है वो निकालने के लिए एक इंपीडेंस ट्रायंगल बनाता हूं। अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टिव कंपोनेंट इंपीडेंस का रियल पार्ट है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, रियल लाइन पे इंडिकेट करते हैं। और रोटेटिंग करंट फेजर को जब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पोजीशन में आर के अलोंग रखते हैं तो आर की वोल्टेज आर की लाइन में आती है और वोल्टेज और करंट सेम फेज में, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 आ जाता है। और ऐसे सर्किट में जिसमें नेट रिएक्टेंस नहीं है, या तो सर्किट में सिर्फ अकेला रेजिस्टेंस हो या एक ऐसा आरएलसी सर्किट हो जो रेजोनेंट कंडीशंस पे हो, तो ऐसे सर्किट में इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होगा, प्रतिबाधा और प्रतिरोध के मान बराबर होंगे क्योंकि शुद्ध प्रतिघात नेट रिएक्टेंस 0 है। और ऐसी स्थिति में फेज डिफरेंस एंगल 0 का कोसाइन पावर फैक्टर यूनिटी कहा जा सकता है। पावर फैक्टर को अगर मैं R/Z कहूं, Z R के बराबर है, तो ये अनुपात भी पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी बता रहा है। और जब पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव सर्किट में यूनिटी होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, तो जो सर्किट में रियल या एवरेज पावर है वो मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के प्रोडक्ट VI के बराबर होती है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो इंडक्टेंस का करंट रोकने का गुण है बिना पावर कंजम्पशन किए हुए, उसे हम प्रतिघात या रिएक्टेंस कहते हैं। और इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा और एल, रेडियन पर सेकंड में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और सेल्फ इंडक्टेंस जो हेनरी में, उन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है और ये +J नेचर का होता है। तो इसकी पोजीशन मेरी रियल लाइन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज +J एक्सिस पे यहाँ होगी। और घूमते हुए करंट फेजर को जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोकूंगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वोल्टेज इंडक्टिव रिएक्टेंस के अलोंग यहाँ करंट से 90 डिग्री लीडिंग पोजीशन पे आ जाएगी। तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90 हो गया है। एक आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस पार्ट नहीं है और जो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ही इंपीडेंस कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में फेज डिफरेंस एंगल का कोसाइन cos फाई, पावर फैक्टर cos 90 0 हो गया है। तो एक प्योर इंडक्टर में जब करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो पावर फैक्टर 0 होने पे, सर्किट में आरएमएस वोल्टेज है, आरएमएस करंट है, पर पावर फैक्टर 0 होने के कारण एवरेज पावर 0 होगी। हम पावर फैक्टर को R/Z से भी निकाल सकते थे, Z XL के बराबर है और R नहीं है। एक आइडियल इंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो R नहीं होने पे सर्किट में पावर फैक्टर भी नहीं होगा। ध्यान रहे, किसी भी सर्किट में यूजफुल वर्क या रियल पावर उसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी से होता है, और अगर प्योर इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें कोई यूजफुल वर्क नहीं होगा और एवरेज पावर 0 होगी। अब जरा कैपेसिटर को देखिए। कैपेसिटर में करंट रोकने की जो प्रॉपर्टी है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये -J टाइप होता है, 1/ωc इसका फॉर्मूला होता है और इसकी लोकेशन रियल एक्सिस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ नीचे -J टाइप होती है। करंट को जब हम घूमते हुए हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोकते
करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वोल्टेज कैपेसिटिव रिएक्टेंस की लाइन में आएगी और करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस करंट को 90 डिग्री लीडिंग बताएगा। इस फेज डिफरेंस 90 से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं cos फाई, 90 का कोसाइन 0। तो एक प्योर कैपेसिटर में भी पावर फैक्टर 0 होने से करंट वोल्टेज होने के बावजूद भी एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होगी। एक कैपेसिटर में रेजिस्टेंस पार्ट नहीं है तो जो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वही Z है, तो हम पावर फैक्टर R/Z से अगर कैलकुलेट करें, Z तो है लेकिन R नहीं है तो पावर फैक्टर 0 हो गया है। हमने जाना कि एक प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज होने पर cos फाई cos 0 यूनिटी सबसे ज्यादा हो गया था और एक प्योर इंडक्टर में फाई 90 होने पर पावर फैक्टर 0 हो गया था। लेकिन अगर एक सर्किट में R और L दोनों हो तो ऐसे सर्किट में फेज डिफरेंस एंगल निकालने के लिए R को रियल नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो कर देते हैं, L का इफेक्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस J टाइप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पोजीशन पे आता है और रियल और इस प्लस J टाइप XL का कॉम्प्लेक्स समेशन इस इंपीडेंस ट्रायंगल का ये डायगोनल इंपीडेंस हो गया है। और इंपीडेंस जो R से एंगल बना रहा है वो इंपीडेंस एंगल ही करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस एंगल हो जाता है, क्योंकि हम रोटेटिंग करंट फेजर को जब रेजिस्टेंस की लाइन के अलोंग रखते हैं तो Z के अक्रॉस इस RL सर्किट की वोल्टेज आएगी। और आप देखिए क्योंकि Z R से ऊपर है, इंपीडेंस एंगल पॉजिटिव है, तो करंट यहाँ वोल्टेज से क्लॉकवाइज लैगिंग कंडीशन पे है, तो फाई ऐसा करंट का फेज एंगल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लैगिंग फेज एंगल कहलाएगा। और ये एंगल 0 से 90 के बीच में कोई एक वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ R एंड XL पाएगा। अगर सर्किट में XL नहीं होता तो ये 0 होता, अगर सर्किट में R नहीं होता तो ये 90 होता, और अगर सर्किट में R और XL बराबर होते तो ये एंगल 45 होता, अगर XL R से बड़ा है तो ये एंगल 45 से बड़ा होता। तो हम सर्किट में इंपीडेंस को R और XL के पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकते हैं और R और Z के रेशो से, या अगर ये एंगल मालूम हो तो उसके कोसाइन से पावर फैक्टर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये पावर फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, क्योंकि RL सर्किट में करंट वोल्टेज से पीछे रहता है, लैग करता है। तो ऐसे पावर फैक्टर को हम लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं पश्च पावर फैक्टर। एक RL सर्किट में पावर फैक्टर फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से बदलता है उसे समझने के लिए हमने सर्किट में रेजिस्टेंस क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता नहीं है तो उसे कांस्टेंट के तौर पे रख दिया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L ओमेगा बढ़ने पे लीनियरली बढ़ेगा, वो 0 DC फ्रीक्वेंसी कंडीशन पे 0 है और हाई फ्रीक्वेंसी पे अधिक हो जाएगा। R और X का पाइथागोरस कैलकुलेशन, ये जो ऊपर काली लाइन है वो इंपीडेंस या प्रतिबाधा का वेरिएशन हो जाएगा। और आप देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर लगातार XL और Z बढ़ेंगे। अब तीन विशेष स्थितियां हमें X और R के रेशो की याद रखनी चाहिए। जब X और R बराबर हैं, इस कंडीशन पे देखिएगा तो tan फाई जो X और R का रेशो है वो 1 हो जाएगा और 145 एंगल का टेंजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच में या R और Z के बीच में इस इंपीडेंस ट्रायंगल का ये एंगल 45 है और cos 45 0.707 है। तो जब R और XL बराबर हैं इस कंडीशन पे, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, आप देखिए ये मेरा पावर फैक्टर का कर्व है, पावर फैक्टर की वैल्यू 0.707 या 1/√2 होगी। अगर मेरा X R से √3 टाइम्स ज्यादा है तो मैं पाऊंगा कि tan फाई की वैल्यू √3 हो जाएगी और √3 पे फाई 60 हो जाएगा और cos 60 मेरा पावर फैक्टर 0.5 हो जाएगा। तो इस कंडीशंस पे आप देखिए इस कर्व पे पावर फैक्टर 0.5 हो गया है। और अगर मेरा X कम है और R ज्यादा है और X और R का रेशो 1/√3 है तो ये इंपीडेंस एंगल 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग cos फाई 0.866 हो गया है। तो अगर X और R बराबर है, एंगल 45 है, तो पावर फैक्टर 1/√2 0.707 होगा। अगर X बड़ा है और X और R का रेशो √3 है तो एंगल 60 होगा इंपीडेंस एंगल, और 60 एंगल पे पावर फैक्टर cos फाई 0.5 होगा। और अगर R बड़ा है X से √3 टाइम्स और tan फाई 1/√3 है तो ऐसी स्थिति में एंगल 30 है और मेरा पावर फैक्टर cos फाई 0.866 √3/2 होगा। जैसे हमने एक RL सर्किट में पावर और पावर फैक्टर को समझा था, उसी तरह से एक RC सर्किट में भी पावर फैक्टर को समझा जा सकता है। जो R रियल नंबर है वो हॉरिजॉन्टल रियल लाइन पर आएगा और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस -J टाइप यहाँ क्लॉकवाइज पोजीशन पे आएगा और इन दोनों का सम ये कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस R से नीचे नेगेटिव इंपीडेंस एंगल के साथ आएगा। घूमते हुए करंट फेजर को जब हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में R के अलोंग रखेंगे तो Z के अलोंग वोल्टेज आएगी और वोल्टेज और करंट के बीच में इंपीडेंस एंगल के बराबर ही ये पावर फैक्टर एंगल आ जाएगा और वो 0 और 90 के बीच में होगा। डिपेंड करेगा कि R और X की रिलेटिव वैल्यूज क्या हैं। हम इस सर्किट में कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस को R और X के पाइथागोरस कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब पावर फैक्टर को अगर हमें फेज डिफरेंस एंगल फाई मालूम है तो cos फाई से निकाल सकते हैं, और अगर R और Z मालूम है तो R और Z के रेशो से निकाल सकते हैं। और पावर फैक्टर की वैल्यू, अगर ये सर्किट प्योर कैपेसिटिव होता, R नहीं होता, एंगल 90 होता तो 0 आती, और अगर ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव होता, C पार्ट नहीं होता, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता तो cos 0 यूनिटी मैक्सिमम होता। और अगर सर्किट में दोनों है, R पार्ट भी है, X पार्ट भी है, एंगल फाई 0 और 90 के बीच में कोई वैल्यू रख रहा है तो ये पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में होगा, जैसे कि एक RL सर्किट में था। बस एक फर्क है, RL सर्किट में करंट लैग कर रहा था वोल्टेज से, यहाँ RC सर्किट में वोल्टेज से करंट एंटी क्लॉकवाइज लीड करता हुआ है। तो RC सर्किट के पावर फैक्टर को हम लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं और RL सर्किट के पावर फैक्टर को हम लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी के साथ एक RC सर्किट में पावर फैक्टर किस तरह से बदलेगा उसे समझा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी के साथ रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा C, ओमेगा डबल होने पे आधा हो जाएगा, वो तेजी से इनवर्स रिलेशन के हिसाब से घटेगा। और 3 कंडीशंस हमें खास तौर से याद रखनी चाहिए। जब R और X का मान बराबर है, X और R का रेशो 1 है, तो 45 डिग्री इंपीडेंस एंगल होगा और 45 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर की वैल्यू आप देखिए। इस कंडीशन में जब R और X बराबर है तो ये पावर फैक्टर का कर्व पावर फैक्टर की वैल्यू 0.707 1/√2 cos 45 की वैल्यू बता रहा है। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस से √3 टाइम्स 1.73 टाइम्स ज्यादा है तो हमारा X और R का रेशो √3 हो गया, इंपीडेंस एंगल 60 और cos 60 हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू को 0.5 बता रहा है। और अगर X और R का रेशो 1/√3 होता, X कम होता, R ज्यादा होता, तो ये 30 डिग्री एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर 0.866 होता। तो हमें cos 30, cos 45 और cos 60 की वैल्यूज और 1030, 1045 और 1060 की वैल्यूज मालूम है, तो हम X और R के रिलेशन से पावर फैक्टर की कैलकुलेशन या पावर फैक्टर की इंफॉर्मेशन से X और R के रिलेशंस पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहा जाए कि एक सर्किट में पावर फैक्टर 1/√2 है तो हम तुरंत कंक्लूड कर लेंगे कि ये 45 डिग्री की कंडीशंस है, 1045 1 है, तो उस सर्किट में R और X बराबर है। इसी तरह से अगर किसी सर्किट में X R से √3 गुना ज्यादा है, यानी X और R का रेशो √3 है, यानी ये 60 डिग्री इंपीडेंस एंगल है, तो हमारा पावर फैक्टर 0.5 होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले एक इंपॉर्टेंट प्रश्न को करके फ्रीक्वेंसी का पावर फैक्टर के साथ रिलेशन को समझते हैं। किसी गिवन फ्रीक्वेंसी f पे एक RL सर्किट का पावर फैक्टर 0.707 है। हमें इसी सर्किट का पावर फैक्टर अगर फ्रीक्वेंसी डबल या आधी कर दें तो क्या होगा ये ज्ञात करना है। 0.707 या 1/√2 पावर फैक्टर की वैल्यू बता रही है कि मेरा जो फाई है कोस इनवर्स वो 45 डिग्री हो गया है, और अगर ये 45 है तो 1045 क्योंकि 1 होता है तो X और R का रेशो बराबर है, तो हमारे सर्किट में F फ्रीक्वेंसी पे जो रिएक्टिव इफेक्ट है RL सर्किट का वो R के बराबर है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो वो डबल फ्रीक्वेंसी पे 2 गुना हो जाएगा पुराने रिएक्टेंस का, और पुराना रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर है तो नया रिएक्टेंस 2 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया है। अब मैं इंपीडेंस की नई डबल फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। नए रिएक्टेंस को मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में 2 टाइम रेजिस्टेंस अगर मैं रखूं और ये कैलकुलेशन करूं, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, ये √5 R आ गया है। और अब अगर मैं R/Z करूं तो R से R कट गया है और मेरा नया पावर फैक्टर 1/√5 आ गया है। इसी प्रश्न में जब फ्रीक्वेंसी को आधा किया गया है और पुराना पावर फैक्टर 0.707 हमारे फाई को 45 बता रहा है, 1045 1 से X और R ओरिजिनल F फ्रीक्वेंसी पे इक्वल है। फ्रीक्वेंसी आधी करने पे हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस ओरिजिनल रिएक्टेंस का आधा या R/2 रह जाएगा, और नया इंपीडेंस नए रिएक्टेंस के साथ मैं अगर कैलकुलेट करूं तो वो 1/2 का स्क्वायर 1/4 है। 1 के साथ अगर मैं एलसीएम लूं तो ये 5/4 आ गया है, रूट लूं तो ये √5/2 हो गया है। अब अगर मैं R/Z करता हूं तो R से R कट गया है और ये 2 जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेशन में वो न्यूमेरेटर में आ जाएगा और मेरा नया पावर फैक्टर 2/√5 आ गया है। यही हम RC टाइप सर्किट्स के लिए भी कर सकते हैं, वहां इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता। उम्मीद है इस वीडियो लेसन से आपको एसी सर्किट में पावर फैक्टर की कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों के बारे में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेसन के साथ।